अशोक जी क्या लग रहा है, ये जो साइंटिफिक सोशलिज्म, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात यहाँ तक कि भारत के संविधान की के मूल कर्तव्यों में भी कही गई है, और जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी, दादा भाई नौरोजी के जमाने से इंडियन इंटेलेक्ट का जो डंका यहाँ से लेकर वेस्टर्न वर्ल्ड में बजता था, वो इंटेलेक्ट कहीं ना कहीं भारत के समाज को अब लग रहा है कि उससे काफी दूर जा चुका है या जाने की प्रक्रिया में है। और यदि ऐसा है तो क्या हम तालिबानीकरण की तरफ तो नहीं बढ़ रहे? बिल्कुल, हम तालिबानीकरण की तरफ ही बढ़ रहे हैं। जो बात आप कह रहे हैं, जो समय की बात कर रहे हैं, जिस संविधान की बात कर रहे हैं, दादा साहब नौरोजी की बात कर रहे हैं, उस समय सत्ता ये सेवा का साधन था। आज सत्ता ये भोग का साधन है। उस समय जनता जो थी, जो मतदाता था, वो आपका लक्ष्य था कि जिसका जीवन का जो स्तर है ऊपर उठाने के लिए, उसके सुख के लिए आप सत्ता में थे। आज वो आपका एक वाहक है जो आपको सत्ता में बिठाता है। और लगातार इसीलिए वोट बैंक नाम का शब्द सामने आता है। और फिर उस वोट बैंक को खुश करने के लिए, या उस वोट बैंक की मानसिकता, जिस मानसिकता का वोट बैंक है, उस मानसिकता को परोसने के लिए ये खाद्य देते हैं, उसको सुधारने के बजाय उसे और बिगाड़ के, विद्रूप करके, उसे खुश करके, उसे एक संगठित गिरोह के रूप में स्थापित करते हैं और फिर सत्ता में आते हैं। इसका सबसे पहले जब मैं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो गठबंधन की सरकार थी, मैं डायरेक्ट पॉलिटिक्स पे आता हूँ इसको, क्योंकि मैं राजनीति को ज्यादा दृष्टि से देखता हूँ। समाज को देखने वाले हरिजन जी है हमारे पास। तो राजनीति में प्रमोद महाजन ने जब बाल ठाकरे से बात की, एक बाई इलेक्शन था बांद्रा में विधानसभा, तब प्रमोद महाजन ने कहा कि हम हिंदुत्व का क्यों कंसेप्ट न लाए। आप यहाँ भूमिपुत्र मराठी मराठी करते हो, हम वहां हिंदू हिंदू करते हैं, सब मिलकर हम हिंदुत्व की बात करें। तो बाल ठाकरे ने कहा कि हिंदुत्व के नाम से सब इकट्ठा हो जाएंगे क्या, क्योंकि हिंदू बहुत बटा है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व को यदि हम इकट्ठा करें तो इससे बढ़िया बात ही नहीं हो सकती। उसके बाद हिमाचल में, शिमला में जो राष्ट्रीय परिषद हुई बीजेपी, उसमें ये कंसेप्ट आया कि ये बांद्रा वाले बाई इलेक्शन में क्यों टेस्ट नहीं करें। और पहली बार शिवसेना और बीजेपी ने एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया और हिंदुत्व के नाम से लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपना मराठीवाद छोड़ दिया और हिंदुत्व को लेके एक ऐसी अफीम परोसी, वो चुनाव जीत गए। उसके बाद आप गुजरात में जाइए, गुजरात में एक गोधरा होता है और लगातार 3-4 चुनाव जीते जाते हैं। हिंदू हृदय सम्राट, जब हमारे नेता किसी विशेष धर्म के, विशेष सेक्शन के हृदय सम्राट कहलाए जाते हैं, तो फिर यह आप समझ लीजिए वो नेता नहीं है। वो समाज को नेतृत्व नहीं दे रहे, एक गिरोह का नेतृत्व कर रहे हैं। कहने में बहुत घटिया लगता है। और ये सारी चीजें एक उसका कम्युनिकेशन का एक सीमित दायरा था। पहले मीडिया था, रेडियो था, सरकारी नियंत्रण में था, वो इतना नहीं हो सकता था। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती थी या एक दूसरे को बात करके होता था। जब ये इंटरनेट शुरू हो गया तो एक बहुत बड़ा रास्ता मिल गया ये प्रोपोगेट करने के लिए। घर बैठ के आप पूरे देश के लोगों के मन को स्पॉइल कर सकते हो। आप 1 मिनट के अंदर बता सकते हो कि शाहरुख खान जो है ये पाकिस्तान का एजेंट है, दावे के साथ कह सकते हो। और दुर्भाग्य है ये जो गेटवे है समझाने वाला, उसके पास इसका नियंत्रण का कोई रास्ता नहीं। जो फेसबुक का जो सर्वे आया है, जो फेसबुक की रिपोर्ट जो आई है सामने, वो बताती है कि हमको ये पता है, हमको लगता है इतने लोग देखते हैं, इतने लोग बोल रहे हैं, वो सब फेक अकाउंट होते हैं। लाखों करोड़ों फेक अकाउंट है जो एक बात लगातार दोहराते हैं और उस झूठ को सच के रूप में परोसते हैं। और एक, आप किसी को विलन बना सकते हो, आप किसी को हीरो बना सकते हो, आप 2 मिनट के अंदर बता सकते हो कि देश में क्या हुआ। आप आतंकवाद, आप चाइना भारत में आया कि नहीं आया, ये वस्तुस्थिति जब तक हमने शहादत हमारे जवानों की नहीं हुई तब तक कोई मानने को तैयार नहीं था कि चाइना अपने भूमि पे आया। जो लोग वस्तुस्थिति बताने का प्रयास कर रहे थे उसे राष्ट्रद्रोही, चाइना के साथ वाले या इस सरकार से नफरत करने वाले लोग कहा जाता था। जब शहादत हुई तब हमने उनके कितने मारे, उनने कितने हमारे मारे, हम का स्कोर ज्यादा रहा, इसमें बहस हुई। लेकिन इसमें बहस नहीं हुई कि चाइना हमारी भूमि पे। आज भी चाइना हमारे भूमि पे है, इस पे बहस नहीं होती।
आज अलग अलग नरेशन परोसे जाते हैं और ये झूठ नरेशन, ये झूठे आंकड़े, अकाउंट्स, किसी के विश्व के वर्ल्ड बैंक यानी बाहर के देशों में इतना पैसा है, वो अकाउंट नंबर आते हैं, आंकड़े आते हैं। किसी को मुसलमान कहा जाता है, फिरोज गांधी को सरेआम मुसलमान कहा जाता है, उनकी माँ कौन थी और उनके पिता कौन थे इनका ट्रेस दिया जाता है, और ये लगातार सर्कुलेट होता है क्योंकि एक फौज है। इन राजनीतिक दलों ने इसका फायदा उठाने के लिए अपने यहाँ एक पेड वर्कर छापे रखे हैं। आप इसको फॉरवर्ड करते हो तो आपको ₹1.5 मिलता है, आप एक ट्वीट रीट्वीट करते हो तो ₹1.5 मिलता है जी। ये एक धंधा हो गया लोगों के लिए, ये रोजगार दिया इन लोगों ने। हम बोलते हैं ना ये रोजगार कहाँ देते हैं, ये ऐसा रोजगार देते हैं जिससे समाज विघटित हो रहा है, समाज टूट रहा है। ये जितना चिंताजनक है उतना चिंताजनक फेसबुक का ये कहना कि हम जानते हुए भी इस पे नियंत्रण नहीं रख सकते, वो मुझे बहुत ज्यादा चिंताजनक लगता है। अब एक मैं आपको भेजता हूँ फेसबुक पर का ही पोस्ट में आपको भेज रहा हूँ, अभी मैं फेसबुक ही देख रहा था कि एक ऐसे ही एक नफरती चिंटुओं वाले जो एक व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें लिखा हुआ है कि कुत्ते भी एक दिन आपकी रोटी खाकर आपके वफादार बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग 1947 से देश की रोटी खाकर भी देश के वफादार नहीं बनता है। अब ये पता नहीं जो लिख रहे हैं वो उस संगठन के बारे में लिख रहे हैं जो सोहरावर्दी के साथ सरकार चलाने वाले लोग थे, या किसके बारे में लिख रहे हैं, लेकिन लिखने वाले का मकसद आप जानते हैं। तो इस तरह के हजारों पोस्ट दिन भर मैं खुद देखता हूँ। तो ये जो मैं वही तो कह रहा हूं आपको, ये एक बड़ी फौज है। इसको काउंटर करने के लिए जो लोग हैं वो संगठित नहीं है, क्योंकि वो संगठित हो भी नहीं सकते। समाज में अच्छी बातें बताना ये हर एक शहरी का काम है। आदमी इतना विवंचना में है, इस सरकार ने 2014 के बाद किसी को सोचने लायक रखा भी नहीं। सोचने के लिए भी टाइम चाहिए, अखबार पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, आपको कुछ अच्छी किताब पढ़ने के लिए समय चाहिए। आपको समय कहाँ है? आप 2 टाइम की रोटी की जुगाड़ में पूरा दिन व्यस्त रहते हैं, क्योंकि महंगाई की मार एक तरफ है, बेरोजगारी की मार एक तरफ है। जो आप काम कर रहे हैं वहां काम के घंटे बढ़ गए हैं लेकिन तनख्वाहें कम हुई है, घर में डिमांड बढ़ी है, आपके खर्चे बढ़े हैं, आपकी आमदनी कम हुई है। और इस विवंचना में आदमी इतना परेशान रहता है कि उसे ये नहीं समझ में आता है कि मैं इससे लड़ूं या अपनी आप से लड़ूं, अपने परिवार के लालन पालन के लिए लड़ूं। तो इसलिए ये फौज हावी है, इस फौज का निराकरण इसी गेटवे को करना होगा। अशोक वानखेड़े जी, क्या आपको लग रहा है कि इसी तरह इस बाजारवाद का एक नया नामकरण भी हो गया है कि नफरत का बाजार है? देखिए, सर ने बिल्कुल उस बात पे चोट की है जो इसका रूट कॉज है। आप एक बात बताइए, यदि हमने बहुत ही प्लेन बात की तो ये वीडियो भी जो है वो कई जगह शेयर नहीं होंगे, कई जगह डाउनलोड नहीं होंगे। जब तक हम नफरत की बात नहीं करते, झगड़े नहीं करते, बहुत बुरी तरह से रिएक्ट नहीं करते, और जब ये बातें होती है तो उसको कई डाउनलोड होते हैं, और जितने डाउनलोड होते हैं उतना डाटा कंज्यूम होता है। फिर आपको पता पड़ा कि आपने तो 1,500 का डाटा लिया था और वो 20 दिन बाद ही आपको वार्निंग आती है कि डाटा खत्म हो रहा है, आपका नेट स्लो होने लगता है। फिर आप 1,500 रुपए का लेते हो। ऐसा 135 करोड़ का देश है ये, और डाटा कंजम्पशन बहुत हाई है। तो ये लोग जानबूझ के भी, इनको पता है ये सब हो रहा है, वो अपना धंधा देख रहे हैं। और रविशंकर प्रसाद की कुर्सी गई इस वजह से है सर, वन ऑफ द रीजन नहीं है, यही है, क्योंकि आज भी ये कंपनियां बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनसे पंगा ले नहीं सकती, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया करवाती है, वो दूसरों को ब्लॉक करती है। जो आपकी विपक्षी दल है उनको ब्लॉक करती है, उनके छोटे से गलती पे तुरंत उनको ट्वीट ब्लॉक किया जाता है, फिर रजिस्टर होते हैं, लोग चिल्लाने लगते हैं, फिर हो जाता है, और बाकी लोग गंदगी मचा मचा के तूफान नंगा नाच कर रहे हैं वहां पे, उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि वो एक पार्टी के लोग हैं जिनकी सत्ता है। वो भी जानते हैं। इसी में कपिल मिश्रा भी है, अनुराग ठाकुर का प्रमोशन भी हो जाता है, इसी वजह से कैबिनेट में चले जाते हैं। इसी में साध्वी निरंजन ज्योति भी है, जिनका राम जादे और पता नहीं क्या क्या सभ्य समाज में उस भाषा का इस्तेमाल नहीं है। ये जरूरी है। ठाकुर भी है। एक तरफ आप प्रकाश झा को अवार्ड देते हैं अच्छे फिल्म मेकिंग के लिए, प्रभात झा को आप एम्बेसडर कहते हैं मध्य प्रदेश का, क्योंकि उन्होंने भोपाल में लिटरली एक ऐसा
इतनी फिल्मों की शूटिंग की कि अब भोपाल एक डेस्टिनेशन हो गया है फिल्म वालों को शूटिंग के लिए। कई लोगों को रोजगार मिलता है, कई पैसा वहां इन्वेस्ट होता है। आज बजरंग दल के 4 गुंडाइयों ने उनके मुंह पे काली पोती ढूंढ ढूंढ के मारा लोगों को, क्योंकि वो आश्रम सीरियल की शूटिंग हो रही थी। यदि इस देश का कानून वो सीरियल अलाउ करता है तो आपको तकलीफ क्या है? और आपको नहीं देखना है तो आप बंद कर दीजिए। और ऐसा ही चलता रहा तो क्या राम रहीम को आप जेल से छोड़ के ले आओगे, जेल पे हमला करके? जिस राम रहीम पे चार्जेस फ्रेम ही नहीं हुए हैं, सजा भी हुई है। एक पत्रकार की हत्या की सजा है, अपने मैनेजर की हत्या की सजा है, उनको आजीवन कारावास हुआ है। क्या ये सच्चाई नहीं है? ये सच्चाई बोलने पे आप हमला कर दोगे। और ये हमले के वीडियो कितने रीट्वीट होते हैं, कितने जगह हो जाते हैं। ये ट्वीट होने के वजह से ही जो आप कह रहे थे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में कश्मीरी लड़कों को अंदर घुस के मारा जाता है क्योंकि पाकिस्तान जीतती है। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन, लेकिन इन्होंने क्रिकेट ये युद्ध का बोल दिया है। चैनल भी परोसते हैं कि महायुद्ध हो रहा है, पाकिस्तान के सेनानी। ऐसी भाषा होती है जैसा पानीपत का युद्ध लड़ा जा रहा हो तीसरा, उधर से अब्दाली आया और इधर मराठे आए। कल का गेम देखने लायक था। क्या बेहतरीन बॉलिंग पाकिस्तान की, क्या बेहतरीन बैटिंग पाकिस्तान की, और क्या क्षेत्र रक्षण था पाकिस्तान। उतना ही लचर पाकिस्तान हमारा भारत का क्षेत्र रक्षण था, ना हमारे बॉलर इफेक्टिव थे। वो क्या, हम क्रिकेट की बारीकियां नहीं जानता हूं कि पिच कैसा टर्न हो गया, पहला बॉलिंग उन्होंने लिया तो उनको फायदा हो गया, वो गेम की टेक्नोलॉजी है। लेकिन एक अच्छा क्रिकेट देखने के लिए हम खुश होते हैं। क्या भारत की फुटबॉल में है? नहीं है। लेकिन फुटबॉल की जब वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का, तो क्या हम मैचेस नहीं देखते? क्या फ्रांस और जर्मनी लड़ती है तो जो भी जीतता है उसको अप्रिशिएट नहीं करते? आज पाकिस्तान का प्लेयर अच्छा खेलने के बाद हिम्मत नहीं होती घर के अंदर ये बोलने की कि आपने करे, पता पड़ा कि आपका बेटा ही टूट पड़ा आपके, कि अशोक जी, आपने आप हिम्मत कैसे महाराष्ट्र की। से हैं। आप महाराष्ट्र से हैं। आपको एक अपने व्यूअर्स के लिए खास करके एक छोटी सी घटना याद दिला दूं, आपको निश्चित तौर पे याद होगी वो घटना। इमरान खान 1992 में ऑस्ट्रेलिया में अकेले शख्स थे, जब पाकिस्तान लगातार हार रही थी तो कह रहे थे कि पाकिस्तानी वर्ल्ड कप जीतेगा। उनकी वहां ट्रोलिंग शुरू हुई कमेंटेटर बिरादरी के बीच। और जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया तो नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों ने पाकिस्तान टीम के लिए जो लाहौर में ग्रैंड रिसेप्शन का आयोजन हुआ स्वागत समारोह का, उसके लिए चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया था। तो ये संस्कृति रही। आज के दौर में तो लोग सुनील गावस्कर को भी कह देते, उन्हें पाकिस्तान बुलाया गया था, उन्होंने ही कहा था ऑस्ट्रेलिया में कि पाकिस्तान जीत सकता है। आज तो लोग उन्हें भी देशद्रोही कह देते। नहीं नहीं, अभी तो यहाँ जो है अभिषेक जी, दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली तो उन्होंने आसपास के तमाम प्राइम मिनिस्टर्स को न्योता दिया। बाकायदा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी आए थे जी। और उनके बीच में शपथ लेके एक अपनापन जताया था। लेकिन फिर जब यहाँ के मुसलमानों पे ये बोला जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाओ, और जो बोलते हैं वो मंत्री बनते हैं कैबिनेट में। इस देश की महात्मा गांधी तो गुजरात से आते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री गुजरात के हैं, मिट्टी का कुछ तो कर्ज लेना चाहिए। एक गुजराती बाबा ने पूरे अहिंसा की ऐसी लड़ाई लड़ी कि पूरे विश्व में आज पूजा जाता है, और उसके हत्यारों को महिमा मंडित करने वाली महिला आज भी उस पॉलिटिकल पार्टी में है और आज भी अपने स्टैंड पे वो कायम है। और प्रधानमंत्री इतना मात्र कह के रह जाते हैं कि मेरा दिल में बहुत दर्द है, ये ठेस में आखिर तक मेरे साथ रहेगी, लेकिन साध्वी भी साथ रहेगी। क्या सत्ता का मक्खन, सत्ता का लोभ, सत्ता का भोग आपके लिए इतना प्रिय हो गया है कि आप सभी चीजों के, सभी आयामों के, सभी नैतिकता के पैमानों को आप यज्ञ कुंड में डाल रहे हो उस भोग की। आज भी पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के 10 साल पुराने वीडियोस आज या ट्वीट होते हैं या मार्केट किए जाते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार कैसा प्रताड़ित कर रही है हिंदुओं को। ये कहां का कानून है? और इस पर रोक इसलिए नहीं लगती क्योंकि ये बहुत ज्यादा वायरल होता है, और वायरल जितना होगा उतना धंधा बढ़ेगा। ये अफीम है। हम आज ड्रग के लिए बड़े हेडलाइन पे आते हैं ड्रग्स, लेकिन ये ड्रग से ज्यादा घातक है। ड्रग का तो डी एडिक्शन है, हो सकता है,
इसका डी एडिक्शन कौन करेगा? क्योंकि यहाँ तो पूरे कुएं में भंग गिरती हुई दिखाई दे रही है। आपने यहाँ कुएं तो में अब गिरने की यहाँ तो अब लोकमान्य तिलक भी ब्राह्मण थे और ये ब्राह्मणों के नेता थे, ऐसा घोषित हो रहा है। जो इतिहास है, जो इतिहास पुरुष हो चुके हैं, वो जो मर गए अभी, उनकी भी जात पात ढूंढने की बात हो रही है। हनुमान जी कितने जात के हैं, कितने लोग क्लेम करते हैं, सवाल ही नहीं। कोई परशुराम के पुजारी हो गए, कोई किसी के जात धर्म, भगवान जात धर्म में भी बांट दिए गए। गीता को कोई नहीं जानता। गीता का ज्ञान किसी भी यादव को कितना है मैं नहीं जानता, लेकिन श्री कृष्ण यादव थे, इसी पे महिमा मंडन करके वो राजनीति करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता नहीं कही। अन्ना हजारे ने भी क्या किया? अन्ना हजारे ने भी क्या किया? अन्ना हजारे भी एक भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते गए और यूज होते गए। वो कब किसके हाथ में टूल बने समझ में ही नहीं आया। और आज अन्ना हजारे घर में है। अन्ना हजारे का मुख्य काम क्या था अभिषेक जी? अन्ना हजारे वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए जाने जाते थे। वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए आसपास के जिलों के लोग आते थे बाबा से ज्ञान लेने के लिए कि बाबा हमारे को भी पानी की जरूरत है, कैसा करें। जब बाबा का फुटप्रिंट गिर गया, जब आने वाले लोग दादा हो गए, तो बाबा गांधी बन गए। किसी ने धीरे से करप्शन का एक अफीम चटवा दी कि आप अनशन पे बैठ जाओ तो सरकार डरती है आपकी। और कोई भी बोल देता था, अनशन पे बैठ जाते थे, इस्तीफा हो जाता था मंत्री का, क्योंकि बाबा को सुनने वाले हो जाते। केजरीवाल जी ने देख लिया ये बढ़िया कारतूस है, उठा के लाए वो दिल्ली। वो सत्ता में है, बाबा मंदिर में है। ना बाबा वाटरशेड वाले रह गए, ना करप्शन वाले रह गए। तो ये हमारे देश में अच्छे लोग आते भी है तो उनका कैसा व्यापारीकरण करना, उनको अपने हिसाब से कैसे ढालना, और ये सब सोशल मीडिया का खेल है। और इसके लिए विन विन पोजीशन है। उनको भी पैसा मिलता है, इनको सत्ता मिलती है, समाज गया तेल लेने। समाज का जो दुर्गति हो रही है वो आज हम देख रहे हैं। जब मेरा बेटा आज तो बड़ा हो गया, जब ये सेकंड थर्ड में था तो एक दिन मुझे कह रहा था कि इधर तो चाइनीज रहते पापा, अपने सामने पाकिस्तानी और सालमन वाले ब्लॉक में चाइनीज। एक नॉर्थ ईस्ट का परिवार था, बड़े अच्छे मित्र थे मेरे सामने लखनऊ का एक परिवार है, बेग परिवार, हिंदुओं से ज्यादा हिंदू है बेचारे वो। मैंने कहा तुमको किसने कहा? बोले वो अंकल कह रहे थे। तो मैंने उनको अंकल को पकड़ा, मैंने बोला वो शाखा आप जरा सोसाइटी के बाहर लगाओ ना, गार्डन में। सोसाइटी में शाखा मत लगाओ, बच्चों के मन में मत स्पॉइल करो, तुम्हें क्या मिलेगा चाइनीज और पाकिस्तानी बोल के उनको। तो उस बच्चे के दिमाग से धोने के लिए मुझे कितना कष्ट हुआ ये मैं जानता हूं। एक माइक्रो लेवल पे यदि मैं ये स्टडी बताऊं तो 135 करोड़ में जो गंद फैल रही है उसको सफाई करने के लिए कोई सफाई मैकेनिज्म नहीं। अशोक जी मैं आपके पास आ रहा हूं फिर। और आपने जो बात अभी कही है बच्चों के दिमाग में गंद भरने की, मुझे याद आया है आज से दशकों पहले जो बात आज आप कह रहे हैं। मधु लिमय आपके यहाँ महाराष्ट्र से ही आते थे, बड़े सोशलिस्ट लीडर थे। उन्होंने ये बात अपने एक लेख में कही थी कि आरएसएस सबसे पहले बच्चों का दिमाग फ्रीज करता है, उनके दिमाग में जहर भरता है, वो कोई भी नया इनपुट ग्रहण करने लायक उनके दिमाग को नहीं छोड़ता है, और इसलिए वो आरएसएस का विरोध करते हैं। ये बात संडे मैगजीन में लिखे लेख में मधु लिमय ने कही थी 1977-78 के दौर में। अजय शुक्ला जी, ये जो नफरत का माहौल इस देश में पैदा किया गया है, इस नफरत की माहौल की एक हालिया बानगी मैं आपको दे रहा हूं। इस देश के डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर, मैं जानबूझ के डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर गौतम अडानी के पोर्ट से 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी जाती है, कहीं कोई चर्चा नहीं, उसको दबा दिया जाता है। लेकिन कोई 10, 20, 50 ग्राम अगर कथित तौर पे कोई ड्रग्स कहीं किसी बच्चे के पास से मिल जाता है तो उस बच्चे को एक समाज सुधार गृह में भेजने की बजाय उसके लिए एक ग्राम भी नहीं, उसके पास कुछ मिला ही नहीं, ना उसके शरीर में कुछ मिला, मिली व्हाट्सएप चैट जिसको ये ड्रग का डील बोल रहे हैं। इस देश में इस हेट स्पीच, इस नफरत के वातावरण का और इस नफरत के बाजारीकरण का शिकार कोई गौरी लंकेश होती है, कोई दाभोलकर होते हैं, कोई गोविंद पंसारे होते हैं, कोई पहलू खान होता है, कोई अखलाक होता है, या फिर वो बेचारा निरीह इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश का सुबोध कुमार सिंह होता है। तो इस हेट स्पीच में आज कोई पूर्व सांसद एहसान जाफरी होता है। तो ये जो माहौल है
इस माहौल में कहीं ना कहीं अजय शुक्ला जी कह रहे थे कि कोई नेता, इसको भड़काने वाला कोई उसका शिकार नहीं होता। एक समाज का बुद्धिजीवी, एक आम आदमी, एक रिक्शा पुलर, वो लोग इसका शिकार हो रहे हैं। तो फिर समाज अपने आप को क्यों नहीं बदल रहा? मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आज मेरी एक पॉलिटिकल साइंस के एक बड़े प्रोफेसर से बात रही थी। उन्होंने कहा कि राजनीति में एक प्रवृत्ति होती है कि राजनीति अपनी बुराइयों को समय समय पर खुद ही वाइप आउट करती रहती है, जो बीच बीच में आते हैं उसमें संक्रमण। लेकिन अब राजनीति ही नहीं हो रही है, इसलिए बुराई नहीं उसकी खत्म हो रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये खत्म होने की बात छोड़ी है। जो कांग्रेस अपने आप को सेक्युलर कहती थी, वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने लगी है। एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट ये थी कि आप हिंदुत्व की, थोड़ी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करें। लेकिन मैं इसको दूसरी दृष्टि से देखता हूं। जो सत्ता में लोग हैं, उनका निरंतर काम है सत्ता में रहना, वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। और जब सत्ता में रहते हैं तो दो प्रकार से आदमी सत्ता में वापस आता है। एक, आप कुछ काम करके जो लोगों का विश्वास हो कि उनका नेतृत्व आप कर रहे हैं, उनका विकास कर रहे हैं, उनके जीवन का स्तर उच्च अच्छे तरह से उठ गया है और वो खुश है, इसलिए आपको फिर से सत्ता में लाते हैं। एक जगह सामने विपक्ष नहीं है, इसलिए आप सत्ता में आते हो। और एक जगह आप कुछ भी नहीं करते हो, सारा पैरामीटर्स पे आप खत्म हो जाते हो। जैसे वर्तमान में सरकार है, महंगाई अपने जगह पे, बेरोजगारी अपने जगह पे, किसानों के प्रॉब्लम अशोक अपनी जी, जगह एक पे, चीज मुझे समझ उद्योगपतियों में के नहीं आ रही प्रॉब्लम। है। अशोक जी, एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि सत्ता तो चलिए राजनेताओं को चुनाव के बाद मिल गई, आम आदमी का उस सत्ता से मैं क्या उसी सरोकार है? उसी उसी में सरोकार उसका उसी में मैं बता भलाई है, रहा हूँ। सरकार उसकी शिक्षा जब है, आप लेकिन जब विपरीत के आप वातावरण में खुद क्यों सहभागी आप बन रहा है? आप समझ नहीं रहे। जब महंगाई के लिए जनता त्रस्त है, जब जनता विद्रोह पे उतर आने के मूड में है, ऐसे तरफ जनता का फोकस सिस्टमेटिकली एक षड्यंत्र के तहत, पूरे प्लानिंग के तहत किया जाता है। आपको क्या लगता है, फैब इंडिया के विज्ञापन पे एकाएक आक्रामक होना, इसका कोई एक सूझी बूझी एक षड्यंत्र है ये, कि उसने बिंदी नहीं लगाई। आश्रम पे हमला, 4 गुंडे भोपाल में आश्रम पे हमला करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि सरकार देखती रह जाती है। भोपाल में मामा जी क्या कर रहे हैं? जिस प्रकाश झा को महिमा मंडित करते थे, आज उन पे हमला हो गया है, सरकार क्यों चुप है? और गृह मंत्री शर्मसार भी नहीं होते, वो बेशरम होके कहते हैं कि सारी स्क्रिप्टें पहले पढ़ लेनी चाहिए। पहले वो स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, स्क्रिप्ट के डायलॉग तय होंगे। मतलब एक सेंसर बोर्ड स्टेट का होगा इलेक्शन शूटिंग के पहले, ये नया सिस्टम चालू होगा। तो क्या अभी जो एक फिल्म ओ माय गॉड 2 पार्ट बन रही है उज्जैन में, अक्षय कुमार उसके हीरो है, क्या उसकी स्क्रिप्ट पढ़ी गई थी? क्या अक्षय कुमार पे कोई पत्थर उठाएगा? वो भी तो भगवान पे सवाल उठा रहे हैं। वो इसलिए नहीं उठाएगा क्योंकि अक्षय कुमार प्रधानमंत्री जी के इंटरव्यू के लिए सामने आते हैं। वो गुजरात में ब्रांड एम्बेसडर बनने को तैयार हो जाते हैं। सरकार को जब चाहिए तब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। शाहरुख खान ने गुजरात के कुछ प्रोग्राम को मना कर दिया, बंगाल में साथ में आने को मना कर दिया, तो काम हो गया। वो शाहरुख खान थे, खान होना उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। उनका बेटा ड्रग में हो ना हो, उसके पास ड्रग मिले ना हो, आपने उसके ऊपर ड्रग सप्लायर का ऐसा धाराएं लगा दी कि जिसकी जमानत होना मुश्किल। तो ये तमाम चीजें जो दिखाती है, ये षड्यंत्र के तहत होती है, ये यूं ही नहीं होती। एक तरफ मंदिर राम मंदिर बनता है, जब राम मंदिर का भ्रष्टाचार ओपन होता है, जब पता पड़ता है कि जो लोग फरार है, जो लोग वांटेड है, जिसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही है, वो अयोध्या में मेयर के घर बैठ के लैंड की डील करते हैं, वो रजिस्ट्री में साइन करते हैं। मेयर को भी पता है वो फरार है, लेकिन मुजरिमों के साथ ये जब साथ लिया जाता है और वहां पे करोड़ों का भ्रष्टाचार हो जाता है, तो उस भ्रष्टाचार को डालने के लिए तो तीसरा शगुफा छोड़ा जाता है कि वो हिंदुओं के वहां पे तोड़ दिया है, या हिंदू का मंदिर बना गया है, या वो हो गया है। यही कारण है कि जब 115 रुपए, जब हम पेट्रोल पंप पे यदि पेट्रोल भरते हैं और 115 रुपए का पेट्रोल होता है और आप कहते हो इतना महंगा हो गया यार, सरकार क्या करेगी, तो पीछे से आवाज आती है पाकिस्तान घुस जाएगा अंदर, मुसलमान बन जाओगे तब समझ में आ जाएगा, 200 रुपए भी चलेगा पेट्रोल, लेकिन हमें यही सरकार चाहिए क्योंकि पाकिस्तान से बचा रही है। कौन सी बचा रही भाई? सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, एयर स्ट्राइक हो गया, नोटबंदी हो गई, आतंकवाद वहीं के वहीं है, 370 चला गया, 35 ये चला गया, आतंकवाद वहीं के वहीं है। तो जब आप असफल होते हो, उस असफलता को ढकने के लिए आप नए नए शगुफे छोड़ते,
इसके लिए इनका रिसर्च डिपार्टमेंट है, ये रिसर्च करते हैं, हर विज्ञापन को देखते हैं। ओ इसमें बिंदी नहीं लगी, ठोक। ओ इसमें साड़ी का कलर हरा हो गया, ठोक। ओ उसमें लेफ्ट की तरफ बोला, ठोक। उसने बोला रास्ते पे फटाके मत फोड़ो, दिवाली है हमारी। अरे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फटाके नहीं फूटेंगे, और आमिर खान कहता है कि भाई रास्ते पे रास्ता फटाके फोड़ने के लिए नहीं है। तुरंत जवाब आता है तो नमाज पढ़ने के लिए है क्या? क्या बात है? क्योंकि वो आमिर खान है। आमिर खान की जगह किसी हिंदू एक्टर ने कहा होता तो शायद ये जवाब नहीं आता। तो एक लगातार एक मानसिकता है जो आपको भ्रमित करती है, आपको आपके दुखों की तरफ नहीं दिखाई देती। किसी ने मुझे कहा था, किसी संपादक है मराठी के, उन्होंने कहा अशोक जी, था कि आपने जो विक्स वेपर, एक सेकंड, जी विक्स वेपर जो है वर्ल्ड के कई देशों में बैंड है विक्स वेपर, हमारे यहाँ चल रही है। विक्स वेपर से होता क्या है, मैंने रखा क्या होता है, जब बोले आप माथे पे लगाओगे तो माथा चुनचुनाने लगता है, तो आप भूल जाते हो कि आपको सर्दी हो गई, क्योंकि उसका दर्द ज्यादा हो जाता है। तो आपका फोकस चेंज करो। आपको जब नोटबंदी में आप ये हो गए हो, फेल हो गए हो, तो आप कोई नया शगुफा छोड़ो। ये डिजिटल पेमेंट, डिजिटल दुनिया में आ गए। देखो गांव की महिला भी कर रही है, एक महिला का फोटो छपेगा, वो महिला कहती है मेरे को तो फोन भी नहीं चलाने आता, मैंने तो कभी डिजिटल पेमेंट किया ही नहीं। जैसा अभी एक घर दिया है महिला को, वो महिला बोली मेरे पास तो घर भी नहीं है, मेरे को कभी घर नहीं मिला पीएम प्राइम मिनिस्टर योजना में, लेकिन पूरे देश में उसके पोस्टर लगे। तो ये जो फोकस चेंज करने की बात है, ये करिए सिस्टमैटिक षड्यंत्र है। इसको लगातार सिविल सोसाइटी को लोग, आपने कई लोगों के नाम लिए, हर युग में क्राइस्ट जो है सूली चढ़ेगा अभिषेक। यदि समाज के प्रति दायित्व है तो फिर क्राइस्ट बनने की वो पनिशमेंट लेनी होगी। यदि हम कहते हैं कि हमें पता है, कमेंट आते हैं लोगों के कि आप कब अरेस्ट हो रहे हो, आपको कब निपटाए, लोग निपटाने की बात करते हैं, लेकिन हम जब तक है तब तक बोल इसलिए रहे हैं कि समाज के प्रति कुछ दायित्व है। एक ना आपने एक दिन तो समाज समझ में आएगा।